बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस होती जा रही है कि फ्यूचर ऐसा आने वाला है कि जब कोई भी बंदा किसी की लैंड को लेकर कन्फ्यूजन में नहीं होगा या लड़ेगा नहीं कि ये मेरी है तुम्हारी है। डिग्रीज़ की सारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, हर चीज़ ऑनलाइन डिसेंट्रलाइज तौर पे जो है ना अवेलेबल होगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ NFT की। NFT के बारे में आपको डिटेल से इजीली एक्सप्लेन करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी एक्सप्लेनेशन के जो आपको इजीली समझ आ जाए कि NFTs क्या हैं और उनके बारे में बताऊंगा और उनका फ्यूचर भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, NFT का मतलब है नॉन फंजिबल टोकन। इसमें दो लफ्ज़ कंबाइंड हुए हैं, नॉन फंजिबल और टोकन। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। पहले हम बात करेंगे नॉन फंजिबल के बारे में। नॉन फंजिबल मतलब कि नॉन रीयूजेबल या नॉन रिप्लेसेबल। जी हाँ, मैं आपको बड़े आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। देखें, ये एक डायरी है 2009 की, ठीक है। इस तरह की लाखों डायरीज 2009 में बनी होगी, एक ही कंपनी ने ये शाया की होगी। आप क्या करते हैं कि आपने अगर ये डायरी परचेज़ करनी है, आप पेमेंट करेंगे और इसकी डायरी की कॉपी सेम अमाउंट में सेम कॉपी आप परचेज़ करेंगे। लेकिन क्योंकि ये डायरी मेरी है इसलिए यूनिक है। वो कैसे, देखें, इसके अंदर मैंने ये अपने बहुत सारे नोट्स रखे हुए हैं, ठीक है। अपने बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें लिखी हुई हैं, अपने ऑफिस की चीज़ें लिखी हुई हैं। तो क्योंकि इस पे मैंने अपनी चीज़ें लिखी हुई हैं और अपने मुताबिक इसको अमेंड किया हुआ, तो ये डायरी यूनिक है, इसकी कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो ये यूनिक बन गई है और इसी को हम कहते हैं नॉन रिप्लेसेबल, यानी कि ये डायरी को हम नॉन फंजिबल कह सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं टोकन पे। टोकन किसी भी सर्टिफिकेट या किसी भी ओनरशिप को कहा जाता है, लेकिन मैं इसको बेस से आपको समझाता हूँ। टोकन काम करता है आपके ब्लॉकचेन पे। देखें ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, मैं आपको वो भी डिटेल से समझाता हूँ। आप किसी जगह पे जाते हैं, कोई परचेजिंग करते हैं ऑनलाइन, ठीक है। वहाँ पे जाकर आप उनका QR कोड स्कैन करते हैं, बिलफर्ज आपकी 1000 रुपीज़ की पेमेंट है। आप उसी वक्त स्कैन करते हैं, आपका बैंक जो है ना मिली सेकंड में चेक करता है कि आपके अकाउंट में 1000 रुपीज़ हैं। अगर हैं तो वो आपकी ट्रांजैक्शन को ओके कर देता है और सारा कुछ ट्रांजैक्शन आपकी ओके हो जाती है और उनको फंड्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें बैंक इन्वॉल्व है, बैंक ही है जो आपका रिकॉर्ड रख रहा है, बैंक ही है जो आपकी सारी ट्रांजैक्शंस को डील कर रहा है और सारा कंट्रोल कर रहा है आपके पैसों पे। ये अच्छा भी है, क्यों? क्योंकि अच्छा इसलिए है कि एक बंदा या एक बैंक जो है ना आपकी ट्रांजैक्शंस को डील कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, आपके फंड्स को कंट्रोल कर रहा है। और बुरा इसलिए है कि उसके पास सारी पावर और सारा कंट्रोल है और वो जब चाहे इसमें अमेंडमेंट्स कर सकता है, जब चाहे इसमें टैक्सेस बढ़ा सकता है, जब चाहे अपनी पॉलिसीज़ को चेंज कर सकता है। आप कुछ भी नहीं कर सकते। यही चीज़ सोचते हुए 2009 में सतोशी नाकामोटो कोई ऐसे इंसान थे जिन्होंने सोचा कि इन सारी चीज़ों को सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज किया जाए। डिसेंट्रलाइज का मतलब कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन डिजिटली या ऑनलाइन करें तो वो किसी भी एक मीडियम या किसी एक पार्टी के थ्रू ना हो जो आपको कंट्रोल करता हो। आपकी ट्रांजैक्शन जो भी ट्रांसफ़र हो रही है और जो भी ट्रांजैक्शन आपकी चल रही है वो सारी दुनिया देखे, वहाँ पे रिकॉर्ड उसका महफूज हो और एक बंदे के पास ना हो बल्कि पूरी दुनिया देखे। इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं और इसी को ब्लॉकचेन कहा जाता है। अब टोकन क्या है? टोकन कोई भी सर्टिफिकेट या ओनरशिप है जो कि आप किसी चीज़ को परचेज करने के लिए पे करेंगे। मिसाल के तौर पे NFT नॉन फंजिबल टोकन, NFT मतलब नॉन फंजिबल आइटम को परचेज करने के लिए जो टोकन आप पे कर रहे हैं उसको NFT कहा जाता है। अब NFT से मुराद क्या है? देखें, कोई भी चीज़ डिजिटली आप परचेज करते, बिलफर्ज मैंने आपको अपनी डायरी दिखाई, इस डायरी को जब मैं डिजिटली या ऑनलाइन सेल के लिए लगा दूंगा और कोई भी बंदा उसको परचेज करेगा तो वो मुझे टोकन देगा और उसके बाद उसकी ओनरशिप चेंज हो जाएगी।
अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन ही आता है कि जी इस तरीके से तो बहुत सारी कॉपीज़ हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। देखें, और बिलफर्ज आप एक फ़ोटो को ले लें, एक ही फ़ोटो नेट पे बेतहाशा तरीक़ों से पड़ी होती है और हर बंदा उसको रीयूज़ भी कर रहा होता है, लेकिन उसके ओनरशिप को कोई मसला नहीं होता। ऐसा नहीं होता। देखें, लीगली अगर देखा जाए तो ओनरशिप उस एक पिक्चर की एक बंदे के पास है। जब वो चाहे कि जी मैं इस चीज़ की ओनरशिप को चेंज करना चाह रहा हूँ या फिर मैं इसको ऑफ़र कर रहा हूँ दूसरे लोगों को, तो वो इजीली वहाँ पे अपनी जो है ना उस चीज़ को प्लेस करेगा और उसके बाद वहाँ से लोग परचेज़ कर सकेंगे। तो ब्लॉकचेन के थ्रू आप सारी जो है ना ट्रांजैक्शन करेंगे। देखें, टोकन को अभी तक इथेरियम जो कि क्रिप्टो करेंसी है उसके अगेंस्ट ही लिया जा रहा है। ये एक अच्छी चीज़ भी है और एक बुरी चीज़ भी है। क्यों अच्छी चीज़? इसलिए कि एथेरियम के थ्रू आप सारी ट्रांजैक्शन करेंगे, ओबियसली डिसेंट्रलाइज हो जाएंगी सारी चीज़ें और आप कुछ भी कहीं से भी परचेज कर सकेंगे। बुरी चीज़ किस तरह है? बुरी चीज़ इस तरह है कि देखें, एथेरियम को जनरेट करने के लिए जो हवा में आलूदगी पैदा हो रही है उसका आपको अंदाज़ा नहीं, इकोसिस्टम आपका या फिर आपकी इन्वायरमेंट ख़राब हो रही है और उसके लिए जो बिजली ज़ाया हो रही है, ये सारी चीज़ें जो है ना मिलकर एक इम्पैक्ट ज़रूर क्रिएट कर रही हैं। कोई भी यूनिक चीज़ ले लें, आप मोनालिसा की पेंटिंग ले लें, अगर उसके अलावा आप जैसे पिछले दिनों मैंने देखा कि जो ट्विटर था जिसमें उसने सबसे पहले बंदे ने ट्वीट की थी, उसकी वो एक ट्वीट की ओनरशिप चेंज हुई और वो ओनरशिप $50 मिलियन में सेल हुई। यानी कि इसको हम NFT कहते हैं कि नॉन फंजिबल टोकन, यानी कि वो ओनरशिप जो थी उस बंदे के पास थी, उसने उस ओनरशिप को चेंज किया और उसको सेल कर दिया, जिसके बाद वो ओनरशिप चेंज हो गई। देखें, आने वाला जो फ्यूचर है ना वो सारा NFT का है। शुरू में क्रिप्टो करेंसी आई, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था या बहुत सारे लोग इस पर बिलीव नहीं करते थे। आज वही लोग पछता रहे हैं कि हमने क्यों क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं किया या बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज नहीं खरीदी। सेम NFT के साथ है कि एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जो कि कुछ सालों में पूरी तरीके से कवर अप कर लेगी सारी चीज़ों को। ना आपकी ओनरशिप पर लड़ाई होगी, ना आपकी डिग्री पर लड़ाई होगी, कुछ भी चीज़ों को आपको वेरीफाई करना ही नहीं पड़ेगा। सारी चीज़ें दुनिया के सामने खुली किताब की तरह होगी। इसीलिए NFT बहुत ज़्यादा उभरता हुआ जो है ना वो स्कोप है टेक्नोलॉजी में। अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्या हमें NFT में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ब्रीफली आपको बताता हूँ कि अभी आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे छोटी सी अमाउंट जो है ना वो ज़रूर इन्वेस्ट करें NFT में, और आपको एक्सपीरियंस हासिल होगा कि मैंने कैसे इसको करना है कैसे नहीं करना, ताकि आपके लिए आगे आसानी हो इसमें इन्वेस्ट करने में और फैसला करने में कि क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको डिटेल्ड तौर पे आसान अल्फाज में बताया कि NFT क्या है, ये कैसे काम करता है और कैसे इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। इजाफा हुआ है तो लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि क्या आपको NFT में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेटावर्स क्या है और कैसे काम करता है तो लेफ्ट वीडियो पर क्लिक करें, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एलन मस्क का मार्स मिशन क्या है तो राइट वीडियो पर क्लिक करें।